जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का मतलब होता है हिस्ट्री में। उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का मतलब होता है कि कोई चीज जब खत्म होने वाला होता है तो उसको कहा जाता है उत्तर। तो यहाँ पे मौर्योत्तर का मतलब क्या है? मौर्योत्तर का मतलब है कि मौर्य काल खत्म होने वाला है, इसलिए नाम दे दिया गया है मौर्योत्तर काल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्योत्तर काल से। इससे पहले हम लोग मौर्य काल को देख चुके हैं। उससे पहले जितने भी टॉपिक हैं, सिंधु हो, हड़प्पा हो, वैदिक हो, सारा चीज़ का जो सॉल्यूशन है और डिस्कशन है अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में बात करते हैं। मौर्योत्तर काल का पहला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, मतलब किसने किया था? तो किसने किया था भाई? स्टेटो द्वितीय था। स्टेटो द्वितीय, क्या नाम था? स्टेटो द्वितीय। स्टेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन लगभग 25 ईसा पूर्व से लेके 10 ईस्वी तक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्टेटो द्वितीय थे, इनका शासन पीरियड था 25 ईसा मसीह पूर्व से 10वीं ईस्वी तक। क्लियर है? ये कौन थे भाई? तो ये हिंद यवन थे। क्या थे? हिंद यवन शासक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्कों पर शंकरशन एवं वासुदेव दोनों अंकित किए थे? मतलब किसने जो है, इसके बारे में बताना है कि किसके सिक्कों पर जो है शंकरशन और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित किए गए थे। तो किसका था भाई? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरशन एवं वासुदेव दोनों अंकित किए गए थे? तो किसके सिक्के पर? कनिष्क के तो में थे नहीं, तो अगाथोक्लिच। क्लियर है? अफगानिस्तान के लिए अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लिज के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? अगाथोक्लिज। भाई नाम थोड़ा सा 4-5 बार बोलना है क्योंकि डिफिकल्ट नाम है। अगाथोक्लिज। तो अगाथोक्लिज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर जो है वासुदेव यानी कृष्ण भगवान के और शंकरशन का चित्र उत्कीर्ण हुआ मिला है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? मतलब समसामयिक मतलब समान नहीं है। अच्छा, मतलब तीनों में से कौन सा भिन्न है उसको बताना है। तो बिंबिसार हो गया, गौतम बुद्ध हो गया और प्रसेनजीत हो गया। ये तीनों जो है समसामयिक है, मतलब तीनों एक ही पीरियड में चला करते थे। जो मिलिंद आया ये बाद में आया था। मिलिंद कब आया था? बाद में आया था। तो बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा। मगध का साम्राज्य का महात्मा का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, मतलब कहा जाता है इनके बारे में, बिंबिसार के बारे में। नॉट ए बिंदुसार हो जाता है अशोक का पुत्र। बिंदुसार नहीं, अशोक का बाप हो जाता है बिंदुसार। लेकिन यहाँ बिंबिसार की बात किया जा रहा है। ये ऐसा कहा जाता है कि मगध का प्रथम साम्राज्य स्थापित करने वाला राजा यही था, बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित, मतलब हर्यक वंश से बिलोंग करता था। प्रसेनजीत जो है कौशल महाजनपद का राजा हुआ करता था। प्रसेनजीत कौन था? तो कौशल महाजनपद का राजा हुआ करता था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध का अगर यदि बात किया जाए तो गौतम बुद्ध का 563 से 483 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। उसके बाद मिनंडर की अगर बात किया जाए, मिनंडर जिसको मिलिंद भी कहा जाता है, मिनंडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक राजा था। अच्छा, ये कैसा राजा था? मिलिंदवा आपका या फिर मिनंडरवा आपका जो था, ये इंडो ग्रीक राजा था। कहाँ का? तो उत्तर पश्चिम भारत का। किस भारत का? उत्तर पश्चिम एरिया वाले भारत का इंडो ग्रीक राजा था। कौन भाई? तो मिलिंद बात किया जाए, मिलिंद को बोला जाए या फिर मिनांडर बोला जाए। इस प्रकार जो है बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों जो हो जाते हैं समकालीन हो जाते हैं।
या फिर समसामयिक हो जाते हैं, लेकिन मिलिन जो है इसका समसामयिक नहीं होता है। क्लियर है, यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? किसके अभिलेख से मिलता है भाई? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो किसके अभिलेख से मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से। किसके अभिलेख से? काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से मिलता है। किसका नमूना मिलता है? तो काव्य शैली का। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काठियावाड़ का रुद्रदामन अभिलेख से। रुद्रदामन अभिलेख से किसका है? काठियावाड़ में है। कहाँ पे है? काठियावाड़ में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का किसका है? क्वेश्चन ये भी आता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है किसका है? तो रुद्रदामन का है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। मतलब गिरनार जो पहाड़ी है ना, वहां से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। कब की बात हो रही है? तो 130 से 150 ईसा मसीह पूर्व की बात हो रही है। उसके बाद ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा में यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? इस शैली में जो है क्या प्राप्त होता है? तो इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो अभी हम लोग देखें, क्या देखें? तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है किसमें भाई? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें? तो जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक विशाल शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है, मतलब जिस शिला पर छपा गया है, उसी पर अशोक के 14वें प्रज्ञापनों की एक प्राप्ति तथा समुद्रगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में जो है लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिपेयरिंग। देखो ना, घर वगैरह जब ढलाई थोड़ा सा फट जाता है तो उसको रिपेयरिंग किया जाता है। तो जब क्या हुआ ना, सुदर्शन झील जब थोड़ा सा चटक फटक गया, तो उसको क्या किया गया? जीर्णोद्धार कराया गया, यानी रिपेयरिंग कराया गया। तो बोल रहा है कि बिना बेगार के, मतलब बिना पैसों के, किसने सुदर्शन झील का जो है रिपेयरिंग करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार के लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेशों पर पुष्यगुप्त वेश द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन यह आ सकता है कि किस शासक ने आदेश दिया था कि सुदर्शन झील को बनाना है? तो किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य क्या खुद जाएगा बनाने के लिए सुदर्शन झील को? नहीं, मोदी जी अभी क्या करते हैं? आदेश ही देते हैं ना कि पुल बनाना है, किसी के घर में शौचालय बनाना है, तो मोदी जी आके ढलाई और शौचालय बना देते हैं? नहीं ना, तो किसी को आदेश देते हैं। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश दिया था, बोला कि तुम जाके सुदर्शन झील बनाओ गुजरात में। क्लियर है? तो कौन आदेश दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको दिया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य को। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी के आसपास, कहां पे बात किया जा रहा है? दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? तभी हम लोग देखें, रिपेयरिंग का कार्य किसने किया था भाई? रुद्रदामन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, रुद्रदामन प्रथम जो 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शासन किया। जूनागढ़ का शिलालेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह शिलालेख प्रारंभिक सांस्कृतिक शिलालेखों में से एक है। क्वेश्चन आएगा कि रुद्रदामन का जो शिलालेख है
वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। किस लिपि में लिखा गया भाई? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। और ये जो है उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह शिलालेख प्रारंभिक संस्कृत शिलालेखों में से एक है। मतलब जितने भी शिलालेख बनाया गया है प्रारंभ में, उसमें से एक है। इस शिलालेखों से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना जो है प्राप्त होती हुई प्रतीत हो रही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के जो है प्रचलित किया है? देखो, कदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं? तो ये ताम्र के थे। किसके थे? तांबा के थे। भाई एक ट्रिक बताएं। ट्रिक ये है कि जब भी इस तरह का आएगा ना और रहेगा ऑप्शन में तांबा, तो तांबा को ज्यादा वरीयता देना है, यानी तांबा को आंसर मारना है। ठीक है, ये है ट्रिक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या भाई? अगला क्वेश्चन है आपका, जब समझ में ना आए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हमको याद नहीं है, तब तो जाके देखना है कि तांबा लिखा हुआ है तो तांबा को मार के आना है। जब कुछ ना आए तो, और नॉलेज तो है तो फिर नॉलेज को कौन बीट कर सकता है? बताओ, नॉलेज को कोई बीट थोड़ी कर सकता है। देखो, कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को दो बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो 6 रातवंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत जो है प्रोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चस्टान ने रजत और ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई थी। प्रश्न में जो है अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलाई थी। ताम्र और रजत दोनों चलाया था, लेकिन ताम्र जो है बहुत कम चलाया गया था। तो यहाँ पे दुर्लभ मुद्रा की बात कर रहा है, इसलिए ताम्र माना है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, एक तरफ क्या दिया है भाई? एक तरफ दिया है डिमेट्रियस, रुद्रदामन, और एक दिया है गंडोफर्निस और वीम। और इसका बोल रहा है कि किसके काल में ये भारत आया। ठीक है, सूची 2 में दिया है कि किसके काल में ये भारत आया था, तो उसको मारना है। अच्छा, आप लोग को एक ट्रिक बताते आ रहे हैं ना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और एक हम लोग को कंफर्म होगा, एक क्या होगा? कंफर्म होगा, तो हम लोग क्या आ जाएंगे? ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग रुद्रदामन की बात किए थे ना, तो रुद्रदामन के बारे में तो अभी हम लोग देखे हैं, बाकी को नहीं देखे हैं। और डेमेट्रियस के बारे में देखे हैं, 2 को देखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रदामन से हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। अगर यदि मिल जाता है तो ठीक है। रुद्रदामन जो था, कौन? तो रुद्रदामन ये किसके शासनकाल में आया था? मतलब कब आया था? तो ये जब शक वाला जब शासन कर रहा था ना, तब आया था रुद्रदामन। रुद्रदामन के समय कौन आया था? शक वाला आया था। कौन आया था भाई? शक वाला आया था ना। तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी का 4 किस में है? देखो तो बी का किस में है? 4। देखो, बी का 3 है, नहीं होगा। 3 है, नहीं होगा। 4 है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है भाई? 2 है, नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह करके इस सब क्वेश्चन को उड़ाना है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग डेमेट्रियस हिंदी यूनानी। डेमेट्रियस हिंदी यूनानी, रुद्रदामन शक था, और गंडोफर्निस जो है वो पल्लव था, और भीम जो था ये कुषाण था। भीम क्या है? कुषाण है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कलाक्रम सही है? मतलब प्राचीन काल में जो है भारत पर कौन सबसे पहले आक्रमण करता है, कौन सबसे बाद में करता है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे एक ट्रिक है, क्या है भाई? ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण। तो इंडो ग्रीक किस में है? इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनान। क्या है? हिंद यूनान, या फिर यहाँ पे यूनान लिखा है, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसके बाद कौन आएगा? शक आएगा। तो उसके बाद कौन आएगा? शक आएगा। पल्लव है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुषाण है ना भाई? कुषाण है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? ISPK, 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 ISPK,
अरे इस तरह लिखते हैं ना, IPS इस तरह होता है, IEPS, और के इस तरह लगा दो, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसको इधर रखना है और इसको इधर रखना है। ISP के ट्रिक किस तरह याद रखना है कि सबसे पहले कौन आया था, हिंद यूनान आया था, फिर शक आया था, फिर पल्लव आया था, फिर कुषाण वाला आया था। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने के संबंध में सही कालानुक्रम ये है, पहले आया यूनानी वाला, कौन आया यूनानी वाला, फिर आया शक वाला, फिर आया कुषाण वाला, कौन आया कुषाण वाला। लेकिन कुषाण के पहले कौन आया था, कुषाण के पहले आया था आपका कौन, पल्लव ना, पल्लव आया था। चलो अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में, देखो ये उत्तर वाला हो गया और ये उत्तर पश्चिम वाला भारत हो गया, ये ना ये वाला एरिया की बात कर रहा है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया गया था, किसके द्वारा, तो तांबा का सिक्का सबसे जो जारी किया गया था सबसे ज्यादा, तो किसके द्वारा भाई, तो वो है आपका कुषाणों के द्वारा, किसके द्वारा, कुषाण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में देख लो, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना, कुषाणों के द्वारा सबसे ज्यादा जो है तांबा के सिक्के जारी किए गए। क्लियर है, तो देखो स्वर्ण सिक्का जो है, स्वर्ण सिक्कों को नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय जो है कुषाण शासकों को जाता है, किसको जाता है भाई, कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्के को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। इसके द्वारा ताम्र यानी तांबा निर्मित सिक्के उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में जारी किए गए थे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि भारत में कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो सोना का सिक्का चलाया था किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा, किसके द्वारा भाई, कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो स्वर्ण सिक्के नियमित और पूर्ण स्वरूप प्रचलित करने वालों का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है, किसको जाता है भाई, कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण तथा ताम्र जो है दोनों ही प्रकार के सिक्के व्यापक पैमाने पर प्रचलित किए थे। इनके द्वारा ताम्र यानी तांबा निर्मित सिक्के उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में जारी किए गए थे। यानी कुषाण वाला जो था ना, इस सोना का और तांबा का दोनों का सिक्का चलाया था, लेकिन जो तांबा का सिक्का था ना, वो उत्तर पश्चिम वाला भारत जो था, ये मान के चलो भारत है, ये क्या है भारत है, तो यहाँ पे देखो उत्तर उत्तर ये हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, यानी ये वाला एरिया में जो है ना, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया में यहाँ पे तांबा का सिक्का चलाया गया था, किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। इट्स क्लियर, क्लियर, तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बुध का सिक्का बोल रहा है, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो कनिष्क के सिक्कों पर जो है बुध का अंकन हुआ है। बुध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है भाई, कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। कुषाण शासक कनिष्क था, पुनः कुषाण शासक क्या था, कनिष्क था। कनिष्क कौन सा वंश से बिलोंग करता था, तो कुषाणों से बिलोंग करता था। तो कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के पर बुध का अंकन मिलता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो सबसे पहले सोने का सिक्का कौन जारी किया भाई, तो कौन किया, अभी हम लोग देखे ना, बिम कर्डफिशस ने ही सोने के सिक्के जो है सबसे पहले जारी किया था। कुषाण शासकों में से विम कर्डफिशस क्या नाम है, विम कर्डफिशस ने सबसे पहले सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जो है सबसे पहले कौन जारी किया था भाई, विम कर्डफिशस। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने, क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, नियमित उपयोग के लिए कौन किया था भाई, अभी हम लोग देखें विम कर्डफिशस, इसको बारे में देखें विम कर्डफिशस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कुषाण वंशीय शासक था विम कर्डफिशस। कर्डफिशस कौन, विम कर्डफिशस जो है किस शासक से, किस वंश से बिलोंग करता था, तो कुषाण वंश का था, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था। ऐसा कहा जाता है कि कनिष्कवा का बाप था विम कर्डफिशस। किसका बाप था, कनिष्कवा का बाप था विम कर्डफिशस। भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग करने के लिए किया गया था, जबकि
कुजुल कडफिसस ने तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है ना, जब यहाँ पे पूछ सकता है कि भारत में स्वर्ण सिक्के को प्रचलन नियमित उपयोग करने वाला शासक का क्या नाम है, भीम कडफिसस। तो ये भी तो पूछ सकता है कि यहाँ पे सोने के सिक्के पे जगह पे तांबा का सिक्का दे देगा। तो तांबा का सिक्के को नियमित रूप से प्रचलन किसके द्वारा किया गया था भाई, तो किसके द्वारा, कुजुल कडफिसस के द्वारा, कुजुल कडफिसस के द्वारा। कुजुल कडफिसस और भीम कडफिसस दोनों का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि इसमें से, क्या बोल रहा है, इसमें से मतलब ये चार को जो दिया है ना, पुष्यमित्र सुंग, मिनांडर, भीम कडफिसस और गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। अभी हम लोग देखे ना भाई, रिपीट हुआ क्वेश्चन, किसके द्वारा, सोने का सिक्का, सोने का मुद्रा प्रचलन किया गया था सर्वाधिक व्यापक पैमाने पर भीम कडफिसस के द्वारा। और तांबा के सिक्के का जो है प्रचलन किया गया था किसके द्वारा, कुजुल कडफिसस के द्वारा। तांबा तो कुजुल और भीम स्वर्ण, भीम स्वर्ण। कुषाण शासक द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीम कडफिसस, ये क्या था भाई, कुषाण शासक हुआ करता था भीम कडफिसस, जो स्वर्ण मुद्रा को प्रचलन का श्रेय प्राप्त हुआ है। क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है कुषाण वंश का, कुषाण वंश के कडफिसस, कुषाण वंश के कडफिसस द्वितीय ने, कुषाण वंश के कडफिसस द्वितीय ने, कडफिसस द्वितीय ने, कुषाण वंश का था कडफिसस द्वितीय, तो कडफिसस द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखो, सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण किया गया था किसके द्वारा भाई, कडफिसस द्वितीय के द्वारा। कडफिसस द्वितीय के द्वारा कौन सी उपाधि धारण किया गया था, तो सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण किया गया था। कुषाण वंश का शासक भीम कडफिसस, क्या नाम था, कुषाण वंश का शासक क्या नाम है, भीम कडफिसस, जिसे कडफिसस द्वितीय, कडफिसस द्वितीय या फिर कडफिसस दू के नाम से भी जाना जाता है। यानी कडफिसस द्वितीय कोई और नहीं है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, भीम कडफिसस, भीम कडफिसस, बस इसी का नाम है कडफिसस द्वितीय। इसके द्वारा जो है सर्वलोकेश्वर, लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड, इंग्लिश से लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड की उपाधि जो है धारण की गई थी। यह उपाधि उसके साम्राज्य के धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। भीम कडफिसस, भीम कडफिसस कुषाण शासक कुजुल कडफिसस का जो है ये पुत्र हुआ करता था। भीम कडफिसस कौन था भाई, ये कुजुल कडफिसस का पुत्र था। यानी कुजुल कडफिसस का बेटा का क्या नाम था, भीम कडफिसस, और यही भीम कडफिसस है जिसका कडफिसस द्वितीय भी नाम है। कनिष्क प्रथम का पिता था, कनिष्क प्रथम का क्या था, पिता था। कनिष्का का बाप था भीम कडफिसस, और इसका बाप हो जाएगा कुजुल कडफिसस। यानी कुजुल कडफिसस इसका क्या, कनिष्क का क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। कुजुल कडफिसस आया था, उसके बाद आया भीम कडफिसस, फिर आएगा आपका कनिष्क प्रथम, फिर आएगा क्या, कनिष्क प्रथम। क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि योधोय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो योधोय सिक्कों पर जो है कार्तिकेय का अंकन मिलता है, कार्तिकेय का, किसका, कार्तिकेय का मिलता है। किसका मिलता है भाई, कार्तिकेय का मिलता है, कार्तिकेय का मिलता है। योधोय सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है, तो कार्तिकेय का मिलता है। योधोय का प्रमाण जो है पुराण, अष्टाध्यायी और बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनके सिक्कों पर जो है कार्तिकेय का अंकन मिलता है। किसका अंकन मिलता है, कार्तिकेय का अंकन मिलता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कनिष्क के सारनाथ, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो इसकी तिथि है 81 सन। क्या है भाई, 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लेकर जो है कनिष्क के राजरोहन यानी 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया था। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है
कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है किस सन में हुआ? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 एडी में। कब हुआ था? 78 एडी में। अभी हम लोग देखे ना 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है, मतलब बहुत सारा विद्वान कुछ और मानते हैं, बहुत सारे विद्वान जो है कुछ और मानते हैं। इसी को कहा गया है विवादास्पद। क्या कहा गया है? विवादास्पद। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 में और 1907 में जो है 60 में जो है लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। अभी पगला कौन है? कनिष्क, क्या नाम है? कुषाण शासक कनिष्कवा। कनिष्कवा का राज्याभिषेक कब हुआ है, इसके बारे में जो है डिस्कस करने के लिए 1913 में और 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इसी समय से जो है शक संवत भी प्रारंभ किया गया था। मतलब बहुत सारे विद्वान माने कि इसकी जो है राज्याभिषेक की तिथि है वो 78 ईस्वी ही है। तो और इसी समय जो है शक संवत प्रारंभ किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा आपका 21 नंबर। क्लियर है? देखो जैन ग्रंथों के अनुसार बहुत सारा ग्रंथ लिखा गया भाई, उसमें से एक आता है जैन। तो जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य यानी 57 ईस्वी के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित करके इसके उपलक्ष्य में शक संवत जो है चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 से देखो 57 जब माइनस कर देंगे क्या निकल के आ जाएगा? 78 ईस्वी। और अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है, मतलब इसी को माना है 78 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है विक्रम एवं शक संवतों में कितना वर्षों का अंतर है भाई? कितना? 135 वर्षों का अंतर है। कुल कितना वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर जो है विक्रम संवत यानी प्रारंभ 57 ईस्वी तथा 78 घंटा अगर यदि घटा दिया जाए तो शक संवत यानी प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त होता है। अर्थात अगर यदि बात किया जाए तो 2019 का लिया है ना, अपना हिसाब से 2026 का ले लो। तो 2026 से जब हम लोग 2026 से जो हम लोग 57 को ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे भाई? 57 को ऐड कर देंगे तो विक्रम संवत के अनुसार जो है कितना आ जाएगा? विक्रम संवत के अनुसार देखो ना 6 दिन 12 1 13 को 3 हाथ में 1, उसके बाद 5 2 7 1 8 83 यानी 2083 हो रहा है अभी विक्रम संवत के अनुसार। और अगर यदि शक संवत की बात किया जाए तो 2026 से क्या करना है? 2026 से जो है 78 को माइनस कर दो। 78 को क्या करना है? माइनस कर दो। और 78 को जो माइनस किया जाएगा तो शक संवत के अनुसार इतना आज का डेट निकलता है। तो आज का डेट हो जाएगा आपका, माइनस कर दो ना। तो यहाँ पे देखो 16 में 8 गया तो 8, 16 में 8 गया तो 8। उसके बाद यहाँ बचेगा कितना भाई? यहाँ बचेगा आपका 11। यहाँ कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11 में अगर 7 गया तो 4, 11 में 7 गया 4 और इधर आएगा 1948 हो रहा है शक संवत के अनुसार। आज का डेट क्या है? 1948। मतलब आज का जो क्या बोलते हैं 2026 चल रहा है ना, ये 2026 नहीं है, शक संवत के अनुसार 1948 है। क्लियर है? यही चीज लिखा हुआ है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में जो है दोनों को क्या करना है? ये जो निकला हुआ है ना वो दोनों को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो देखना है दोनों को माइनस करेंगे ना, तो देखो 2083 हो गया और इधर आ जाएगा 1948 यानी इसको माइनस करेंगे तो 13 में 8 गया तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पे है 8 में अगर यदि 7 में 4 गया तो कितना बचेगा? 7 में 4 गया तो 3 और इधर आएगा आपका 20 में 19 गया तो 1, यानी लगभग 135 सालों का अंतर है शक संवत और विक्रम संवत में। क्लियर है? अगर यदि शक संवत से अगर यदि डेट ऑफ बर्थ निकालना है शक संवत से तो 78 को क्या करना है? आज के डेट से 78 को माइनस कर देना है। डेट से नहीं, मतलब ईस्वी से, जो 2026 है ना, इससे 78 को माइनस कर देना है। और अगर यदि विक्रम संवत के अनुसार निकालना है तो आज के डेट से 57 को जोड़ देना है।
तो कुल मिला के बात हम लोग को ये पता चला कि शक संबंध और विक्रम संबंध में जो है कोई 135 सालों का गैप है या फिर अंतर है। क्लियर है? अगला देखो, अगला है शक संबंध पर आधारित, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचम यानी कैलेंडर का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस के तदनुरूप है? किसके रूप में है? 21 मार्च। 21 मार्च क्या है भाई? 21 मार्च। क्या बोल रहा है कि शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचम कैलेंडर एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित जो है 365 के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किसी एक में है, तो 22 मार्च या फिर 21 मार्च कहा जाता है। एक देखो, चैत्र भारतीय पंचांग का, देखो चैत्र भारतीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चैत्र से ही जो है भारत में तिथि को काउंट किया जाता है। तो चैत्र भारतीय पंचम का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से जो है अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः चैत्र की प्रथम तिथि 22 मार्च होती है। चैत्र की प्रथम तिथि जो है 22 मार्च से होती है, शायद इसीलिए तो मार्च है ना, तो मार्च में जब होली होता है ना, उसके बाद से हम लोग का साल भी कटाया जाता है इसी के तिथि। चलो, लीप वर्ष में जो है 21 मार्च को माना जाता है, यानी 21 मार्च या फिर 22 मार्च ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक लगा देंगे, दोनों सही होगा। क्योंकि लीप वर्ष रहेगा तो 21 मार्च और नॉर्मल ईयर रहेगा तो 22 मार्च। अगला क्वेश्चन देखो, विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था कब? तो अभी हम लोग देखें विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं। कृत संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत संबंध कहा जाता है विक्रम को, विक्रमा संबंध। उसके बाद मालव संबंध। जैन साहित्य में महावीर के निर्माण तथा विक्रम संवत के बीच जो है 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्माण तिथि है 527 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तदनुसार जो है विक्रम संवत के प्रारंभ में 527 से जो है 447 को माइनस कर देंगे तो फिर आपका निकल जाएगा विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व निर्धारित होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष था? अरे भाई बता रहा है क्या कि दिसंबर 2009 जो था ना, इसमें शक संवत के अनुसार जो है क्या होगा? तो शक संवत में बताया थे क्या करना है भाई? 78 को माइनस करना है ना, तो 2009 में बताना है। अभी पूछ देगा कि 2026 में शक संवत के अनुसार कौन सा वर्ष हो रहा होगा, तो 2026 में 78 को माइनस कर देंगे, शक संबंध निकल जाएगा। तो इसमें कौन सा भारी सवाल है? तो 2009 का यहाँ बात कर रहा है, तो इसमें 2009 में 78 को माइनस कर दो, माइनस 78, तो क्या हो जाएगा? 9 में 8 गया तो 1, 9 में 8 गया तो 1। उसके बाद यहाँ देखो 10 में 7 गया तो 3, और यहाँ 19 से 31 हो रहा है। क्लियर है? आज नहीं, 2009 के अनुसार वही चीज माइनस करके दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड को के अनुसार जो है अपना उत्तर इंकित करना है। अरे भाई बोल रहा है कि कनिष्क के समकालीन, मतलब कौन कौन कनिष्क का समकालीन था? इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना क्वेश्चन, लोग क्या है बोले इसको। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और क्या लिख दिया है? निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार जो है अपना उत्तर को इंगित करना है। मतलब बताना है कि कौन कौन समकालीन था किसका? तो कनिष्का का समकालीन था अशोघोष। याद करो, जब कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध समिति हो रहा था, तब अशोघोष को उठा के ले गया था कुंडलग्राम, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, चतुर्थ बौद्ध समिति में अध्यक्षता के रूप में जो है भी अशोघोष किया था। क्लियर है? तो ये इसका समकालीन हो जाएगा बिल्कुल। तो एक जिसमें होगा वो आंसर होगा। एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। वही यहाँ पे सभी दिया है, तो सभी दिया है हमने 1 2 3 और 4, ये होगा सभी ना। तो यहाँ पे भी तो एक है, तो ये बी आंसर नहीं होगा। क्लियर है?
बी आंसर कभी नहीं होगा। उसके बाद देखो वसुमित्र, वसुमित्र अध्यक्षता किए थे ना, और अश्वघोष जो थे, वसुघोष जो थे वो क्या किए थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष के रूप में थे। तो ये भी हो जाएगा, यानी 2 जिसमें है वो आंसर होगा। ये तो पहले ही कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, नहीं होगा, यानी डी और सी में आंसर होगा। बाकी ए भी कट गया है और डी भी कट गया है। अब देखो कालिदास, कालिदास क्या कनिष्क का समकालीन था? मेरे को तो नहीं लग रहा है, और मेरे को नहीं लग रहा है तो 3 यहाँ पे है, इसको काट दो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? देखो अश्वघोष कनिष्क के राजकीय कवि हुआ करते थे। अश्वघोष कौन थे? कनिष्का के राजकीय कवि थे। राजकीय कवि क्या होता है? उसके राज में ही रहा करते थे और कवि के रूप में थे, तो हो गया राजकीय कवि। वसुमित्र भी जो है कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। बताया भी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि अश्वघोषवा जो था ना, ये बिहार में था, बिहार में कुछ कर रहा था, तो इसको आया कनिष्का और उठा के ले गया, बोला कि चलो कहाँ, कश्मीर चलो, न काहे न बौद्ध संगीति करना है। तो बोला कि है ये तो है, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र। तो बोला नहीं, आपको भी साथ में रहना है, तो इसको अश्वघोष को ले गया था। कालिदास गुप्त काल में हुए थे। कालिदास कब आया था? गुप्त काल में हुआ था, आया था, जबकि कम्मन जो है कनिष्क के समकालीन नहीं था। कम्मन कनिष्क का समकालीन नहीं था, कालिदास आया था गुप्त काल में, तो दोनों तो होगा नहीं, तो 1 और अश्वघोष और वसुमित्र जो है तो कनिष्क का समकालीन हो जाता है। अगला देखो अश्वघोष किसका समकालीन था? ले भाई, ये गजबे क्वेश्चन पूछ दिया। अश्वघोष डायरेक्ट पूछा कि अश्वघोष किसका समकालीन था, तो किसका था? अभी हम लोग देखें कनिष्का का था, कनिष्का का राजकीय कवि हुआ करता था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं है? अश्वघोष संबंधित है। बोल रहा है कि कनिष्का के दरबार में कौन कौन नहीं रहता था, इसके बारे में बताना है। अश्वघोषवा था, अश्वघोषवा था, अश्वघोष नॉट अश्वघोषवा। उसके बाद चरक था, इन्होंने एक रचना लिखा है, मतलब इनकी पुस्तक है, नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। नागार्जुन भी था, पतंजलिया नहीं था, पतंजलिया नहीं था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो अश्वघोष, नागार्जुन और पार्श्व चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित है, जबकि पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कहाँ का था? पतंजलि कहाँ का था नहीं, मतलब किसका क्या बोलते हैं, किसका पुरोहित था? तो पुष्यमित्र सुंग का था, पुष्यमित्र सुंग का था। कुछ स्रोतों में नागार्जुन को कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं मानते हैं, बल्कि कनिष्क के समकालीन थे। देखो बहुत सारा विद्वान, बहुत सारा बुक लिखा है, तो उसमें कोई कोई बोल दिया है कि नागार्जुन जो है ना, ये कनिष्का के दरबार में नहीं रहता, मतलब कनिष्का से संबंधित नहीं है, लेकिन कोई कोई विद्वान बोला है कि नहीं, नागार्जुन भी कनिष्क के समकालीन था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोषवा नहीं जाएगा, इसका राजकवि था, इसका राजकवि था, तो ये तो जाएगा ही। पार्श्व अभी देखें जाएगा ही। वसुमित्र अभी देखें ये भी था संबंधित। विशाख दत्त नहीं था, विशाख दत्त नहीं था, और नहीं वाला पूछा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम है? कमेंट में फेंक के मारें। विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम है? कमेंट में फेंक के मारें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख जो है कनिष्क के प्रवर्तक अभिलेख में नहीं है? तो ये श्रावस्ती का अभिलेख, श्रावस्ती का जो है उल्लेख नहीं मिलता है। वही चीज बोल रहा है ना, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख जो है कनिष्क के प्रवर्तक अभिलेख में नहीं है? प्रवर्तक अभिलेख किसका है? क्वेश्चन आ सकता है, किसका है भाई? तो कनिष्का का है। प्रवर्तक अभिलेख अफगानिस्तान के बगनाल प्रांत के सुरख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त हुआ है। ये ग्रीक लिपि है। ये कैसा लिपि है भाई? ग्रीक लिपि है।
तथा वेक्टोरियन भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? वेक्टोरियन भाषा में लिखा गया है। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लेखित है, जो है साकेत के बारे में बताया गया है, कौशाम्बी के बारे में बताया गया है, पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में बताया गया है, और श्री चंपा के बारे में बताया गया है। इसमें जो है श्रावस्ती का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि रबतक अभिलेख है किसका भाई? कनिष्कवा का है। कहाँ से मिला है? तो अफगानिस्तान से मिला है। कब इसका प्राप्ति हुआ है, मतलब कब इसको प्राप्त किया गया है? 1993 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? इसमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? किसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा प्राप्त की थी? तो शिक्षा प्राप्त की थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या बोल रहा है कि किस आयुर्वेदाचार्य? तो चरक और जीवक हो जाएगा। चरक और जीवक जो थे, चरक और जीवक दोनों होगा इसका राइट आंसर। चरक और जीवक दोनों ही थे जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई किए थे। क्वेश्चन आप लोग से ये है, मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे है? कमेंट करके बताना। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्ध का कारण उसका विख्यात प्राप्ति शिक्षा केंद्र होना था। मतलब वहाँ पे शिक्षा केंद्र था जिसके कारण ये जो है विख्यात हुआ। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसन्नजीत, यहाँ तक कि बिंबिसार का राजवेद जीवक तथा चाणक्य आदि यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। क्लियर है? क्या वो नाम है इसका? तो प्रसन्नजीत और बिंबिसार का राजवेद जिसका नाम था, बिंबिसार का राजवेद का क्या नाम था? जीवक। और प्रसन्नजीत, चाणक्य, ये सब कहाँ शिक्षा ग्रहण किए हैं भाई? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में ग्रहण किए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। ये आपका राजवंश है भाई, और प्राचीन राजवंश है, इस पे विचार करना है और बोलना है कि निम्नलिखित में से उसके शासन का सही कालानुक्रम बताना है। सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था, इसको बताना है। तो देखो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग देखें कि एक क्वेश्चन भी देखे थे ना कि प्राचीनतम साम्राज्य कौन सा था, और उसमें ऑप्शन था मौर्य, तो उसको हम लोग लगाए थे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन आएगा भाई? मौर्य आएगा, यानी पहला नंबर में इसको रखना है। तो देखो 2 यहाँ पे पहले है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है क्या? काट दो। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड ऑफ ऑल क्वेश्चन। चलो अगला देखो। उसके बाद कौन आया था भाई? अभी हम लोग देखे थे, एक ट्रिक भी देखे थे ना, क्या देखे थे? ISPK, इंडो-ग्रीक शक पल्लव कुषाण, इंडो-ग्रीक शक पल्लव कुषाण। लेकिन ये जो था ना भाई, ये आपका मौर्य काल के बाद था, तो मौर्य काल को तो हम लोग बिल्कुल कर लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद कौन आएगा भाई? उसके बाद आएगा आपका शुंग आएगा। कौन आएगा? शुंग आएगा। मौर्य काल के बाद कौन आएगा? शुंग आएगा। और एक ट्रिक बताते हैं, हसीन मशूक सा। क्या बताते हैं भाई? हसीन मशूक सा। क्लियर है? जहाँ ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, एन से हो गया नंद वंश, एम से हो गया मौर्य वंश, उसके बाद आएगा शुंग वंश, फिर आएगा कन्नड़ वंश, फिर आएगा आपका सातवाहन वंश। ये कुल 7 राजवंशों ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। कुल 7 राजवंशों ने क्या किया था? तो मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश को पहला वरीयता दिया जाता है, लेकिन इससे भी पहले कहा जाता है कि एक बृहद नाम का आदमी था। क्या नाम था? बृहद नाम का आदमी था, जिन्होंने मगध साम्राज्य की नींव डाली थी। यानी मगध पर सबसे प्रथम राज्य की अगर बात किया जाए और ऑप्शन में रहेगा, हर्यक नहीं रहेगा,
तो बृहद्रथ को मारना है। और ऐसा कहा जाता है कि बृहद्रथ ने अपने नाम पर जो है उस साम्राज्य की स्थापना किया और नाम दिया बृहद्रथ वंश। क्या नाम दिया था? बृहद्रथ वंश। क्लियर है? तो यहाँ देखो, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर आया आपका मौर्य वंश। यहाँ तक कि मौर्य वंश से पहले भी यमन आक्रमण हुआ था और मौर्य वंश के बाद भी यमन आक्रमण हुआ था। तो अभी उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे खाली ये समझो कि मौर्य वंश के बाद कौन आया था। देखो यहाँ पे मौर्य वंश देखे हैं, मौर्य वंश के बाद कौन आएगा भाई? शुंग वंश। कौन आएगा? शुंग वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, यानी दूसरा नंबर में किसको रखेंगे? 1 को। दूसरा नंबर में 1 यहाँ है और यहाँ है। इसमें है क्या? नहीं तो काट दो। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन आएगा भाई? शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आएगा। क्या आएगा? कर्ण वंश आएगा, यानी चौथा को रखेंगे। इसके बाद कौन आएगा? चौथा। इसके बाद चौथा किसमें है? इसमें है। इसमें है क्या? नहीं तो काट दो, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? चलो यहाँ देखो, विद्वान मौर्य साम्राज्य की अवधि लगभग 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश काल की अवधि लगभग 184 से 73 ईसा पूर्व मानी जाती है। कण्व राजवंश की अवधि जो है लगभग 73 से 28 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। कुषाण राजवंश की जो है कुषाण साम्राज्य को ईस्वी की पहली तीसरी शताब्दी के मध्य माना जाता है। अतः जो है विकल्प में दिया गया है राजवंशों में सही कालानुक्रम इस प्रकार है। पहले आया मौर्य सब, फिर आया शुंग सब, फिर आया कण्व सब, फिर आया आपका कुषाण सब। क्या आया? कुषाण सब। तो 2 ट्रिक बताएं, एक ISPK और एक हसीन मसिक सब। दोनों को याद रखना है क्योंकि सब जब भी कालानुक्रम पूछेगा ना तो वो सब ट्रिक काम करेगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? भाई यहाँ क्या पूछता है पता है? ये देखो, स्टेट PCS और जो UPSC होता है ये डायरेक्ट बोल देता है कि हमको मतलब नहीं है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितना राज्याभिषेक करवाया, हमको कोई मतलब नहीं। हम तुमको बता देते हैं, हम तुमको ये बता देते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, तो उस यज्ञ के बारे में जानकारी जो है कहाँ से प्राप्त होती है उसको बताना है। तो उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त होता है अयोध्या लेख से। कहाँ से? अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की जो है स्थापना कर दी। अयोध्या लेख से यह ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, शुंग के पूर्वज, जो शुंगवा था ना, शुंग राजवंश, इसके पूर्वज किस स्थान से था? तो शुंग इन लोग का पूर्वज जो है ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन से बिलोंग करता था, यानी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता था। उज्जैन हो जाएगा राइट आंसर। शुंग के पूर्वज मूलतः उज्जैन के थे। शुंग वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यमित्र शुंग था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का साक्ष्य भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो अभी हम लोग ट्रिक तो बताए थे ना, क्या बताए थे भाई? फिर से हम लिख देते हैं, हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह, अमित शाह। तो शुंग वंश के बाद, तो शुंग वंश यहाँ देखे थे ना, शुंग वंश के बाद किस राजवंश ने? कण्व राजवंश ने। कण्वा है क्या? कण्वा है, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक काम किया? काम करेगा। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। क्या था? देवभूति। अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया, इसी का मंत्री था वासुदेव। देख रहा है किस तरह हो रहा है। शुंग वंश का अंतिम राजा हो जाता है देवभूति, ये अयोग्य शासक हो जाता है। अयोग्य शासक हो जाने के कारण ये अपना मंत्री को नियुक्त करता है, अमात्य नियुक्त करता है। क्या नाम रहता है? वासुदेव। वासुदेव क्या करता है? षड्यंत्र करता है और अपने ही मालिक देवभूति की हत्या कर देता है और बोलता है कि आप लोग साइड हो जाइए, अब हम नया वंश स्थापित करने जा रहे हैं। और शुंग वंश के बाद कण्व वंश की नींव डालने वाला शासक हो जाता है वासुदेव। तो जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व वंश था। क्या था? कण्व वंश था।
या कन्वायन नाम से भी जाना जाता है। शुंग वंश के समान भी यह ब्राह्मण वंश का था। ठीक है, कर्ण वंश किस वंश का था? ब्राह्मण समाज से ही बिलोंग करता था। ऐसा कहा जाता है कि कन्नवा जो था ये ब्राह्मण से ही बिलोंग करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को, किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का जो है संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सातवाहन शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या था? सातवाहन शासक था। क्या नाम था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में उनकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख या फिर प्रसचित में उन्हें चतुवर्ण संकर यानी 4 वर्णों का मिश्रण को रोकने वाला बताया गया है। इस कारण इसे जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? मौर्य के बाद, किसके बाद? तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। अच्छा, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो सातवाहन था। कौन सा था? सातवाहन। ऐसा कहा जाता है आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पे सातवाहन वंश की नींव डाली गई थी। मौर्य के बाद दक्कन यानी दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम जो है सिवुक या फिर सिप्रक दिया गया है, जिसने कन्नव वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। कन्नव वंश का क्या राजा क्या नाम था? सुशर्मा। और सुशर्मा जो अयोग होने के कारण पूछा गया तो नया वंश उत्पन्न हुआ। क्या दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? अभी हम लोग देखें किसका, तो सातवाहन का ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 39। वो रहा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्का को कौन हराया था भाई? तो पान चाउ। कौन हराया था? पान चाउ। कौन हराया था? पान चाउ। कौन था? तो चीनी जनरल था। तो चीनी स्रोतों के अनुसार, स्रोतों माने साक्ष्य यानी एविडेंस। तो चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति जिसका नाम हो जाता है पान चाउ। क्या नाम हो जाता है? पान खाओ नहीं, पान चाउ। पान चाउ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। और चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास जो है अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पान चाओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसके बाद क्या हुआ, तो रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रह गया। अधिकांश इतिहासकार जो है इस कुषाण शासक की पहचान विम कडफिसस से की करते हैं। तथापि कनिष्क का राजरोहन जो है 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? 40 नंबर क्वेश्चन है, बुराई की निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो किसके साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक की फैली हुई थी? तो अभी हम लोग देखें मौर्य साम्राज्य जब चल रहा था तो ईरान से भी रिलेट करके बताए थे ना कि ईरान तक उसका साम्राज्य चल रहा था। कहाँ तक? ईरान तक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कुषाण का भी जो था ये अफगानिस्तान एरिया और ईरान तक इसका भी साम्राज्य जाता था, यानी कुषाण भी हो जाएगा। मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं जो है भारत के बाहर तक विस्तृत थी। सेलुकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इनके भाग थे, बताए थे। काबुल, कंधार, मकरात, हेरात दहेज के रूप में लिया गया था। उसको वो बताए थे अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पेनियाई। उसके बाद देखो कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय महाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थी, यानी कुषाण और मौर्य साम्राज्य की सीमाएं जो है कुषाण और मौर्य साम्राज्य के समय जो है भारत की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली हुई थी। क्लियर है? अगला देखो
अगला है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। जो हम लोग बाल विवाह किया जाता था ना पहले, अभी तो यार विवाह ही नहीं होता है, अभी नौकरी होगा तभी विवाह होगा, नहीं तो विवाह का कोई चर्चा ही नहीं। बाल विवाह की प्रथा जो है आरंभ हुई थी, और लड़की भी इसी पे फिदा होती है, जिसके पास पैसा, जिसके पास नौकरी उसके पास छोकरी, ऐसा कहा जाता है। तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी भाई कब? तो कुषाण के काल में। किसके काल में? कुषाण काल में। कुषाण काल प्रथम सदी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों के उपयन, वैदिक शिक्षा के ह्रास तथा विवाह की आयु घटाने से उनकी शिक्षा और सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूलता प्रभाव पड़ा। इस युग में विवाह की आयु जो है कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर यदि लड़की का आयु जो है 8 साल और 10 साल हो गया है तो विवाह के लिए वो एलिजिबल हो गई है। तो बाल विवाह की प्रथा जो है कब आरंभ हुई थी? कुषाण काल में। और कुषाण काल जब चल रहा था तो प्रथम सदी था, यानी प्रथम सदी में ही जो है, अभी 19वीं सदी चल 20वीं सदी चल रहा है ना, 21वीं सदी चल रहा है ना, तो प्रथम सदी से ही बाल विवाह की प्रथा कर दी गई थी। अभी भी बहुत सारे गाँव में क्या होता था, लड़की क्या होता है ना, लड़की अगर यदि 19 साल की हो जाती है, अभी तो शायद 20 साल 21 साल जाने दिया जाता है, लेकिन फिर भी 19 साल 20 साल लगभग शादी कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले जो मेरी नानी लोग का शादी हुआ था तो उन लोग का शायद 16 साल में या 13 साल में शादी हुआ था। तो समझ में आ गया? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, किसका सिक्का था? मिनंडर का था। तो ये वैराट से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ है भाई? तो ये आपका जो है राजस्थान में है। वैराट कहाँ है? राजस्थान में है। तो हिंद यवन शासक था मिनंडर के 16वां सिक्का वैराट से प्राप्त हुआ है। इसकी मुद्राओं पर नाइक, इथेना और मुकुटधारी राजा का सीसा आदि आकृतियों का अंकन प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ दिया है आपका हड़प्पा, कुषाण, मुगल, मराठा, और दूसरा तरफ दिया है उसका चित्रित धूसर निर्माण, गंधार शैली का विकास हुआ, अजंता चित्रकारी और पहाड़ी क्या है? शिला चित्र। तो देखो हड़प्पा में हम लोग देखे हैं क्या चित्रित धूसर निर्माण? नहीं ना। हड़प्पा जब पढ़ा रहे थे तब बताएं क्या कि हड़प्पा के समय विकसित हुआ था चित्रित धूसर निर्माण का? नहीं ना। तो ये काट दो, ये सुमिलित नहीं है, एक नंबर सुमिलित नहीं है, तो एक नंबर को काट दो। अच्छा, कुषाण के समय जो है गंधार शैली का विकास हुआ है। किसके समय में? कुषाण के समय। कुषाण के समय जो है भारत में बहुत सारा बदलाव आया। कुषाण के समय ही बाल विवाह को स्टार्ट किया गया, कुषाण के समय ही गंधार शैली का विकास किया गया, महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति बनाई गई, बहुत सारा कुषाण के समय में को। तो बाकी सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास होता है। मतलब कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैली का विकास होता है। पहला का नाम दिया जाता है गंधार शैली, दूसरा का नाम दिया जाता है मथुरा शैली। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कला की गंधार शैली। अभी हम लोग देखिए भाई कला की गंधार शैली जो है इसका विकास निम्नलिखित में से किसके समय हुई थी? तो कुषाण के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था? अच्छा, शक जब शासन कर रहा था ना तो उस समय सोने चांदी का सिक्के का जो अनुपात हुआ करता था वो 1:35 हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 1:35 ये हुआ करता था। ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात 1:35 हुआ करता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है आपका राजवंश, दूसरे तरफ दिया है सिक्कों की धातु। कुषाण के काल में हम लोग देखे हैं भाई, कुषाण के काल में क्या देखे हैं कि स्वर्ण तथा तांबा का सिक्का बनाया गया था, प्रचलित था। बिल्कुल सही बात है। गुप्त के समय में हम लोग क्या देखें? स्वर्ण तथा रजत का सिक्का बनाया गया था, ये भी सही है। उसके बाद सातवाहन के समय में जो है
सीसा का सिक्का चला था, ना कि स्वर्ण का। किसका सिक्का चला था भाई? सीसा का। तो ये आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछ रहा है तो ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कलचुरी जो है वो स्वर्ण, रजत और तांबा का होकर था। कुषाणों ने भारत में बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण सिक्के के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के साथ कलचुरी शासक ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के और कोटिन यानी तांबा, चांदी, शीशा मिश्रित करके जो बनाया जाता था उस तरह के सिक्के चलाया गया था उसके द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? एक तरफ दिया है गंधार शैली, जूनागढ़ अभिलेख, मिलिंद पन्हो और तक्षशिला, और दूसरा तरफ दिया है इसका राजा मेनांडर, प्रतीक, कुषाण, रुद्रदामन। अच्छा, एक ट्रिक बताया ना इसमें, क्या बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और कंफर्म एगो हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन में आएंगे। अच्छा, अभी हम लोग बताएं क्या कि गंधार शैली का विकास हुआ था किसके शासनकाल में? कुषाणवा के शासनकाल में। यानी गंधार से क्या हो जाएगा भाई? 3, ए का 3, ए का 3 किसमें है? ए का 3 इसमें है क्या? नहीं, काट दो। इसमें है क्या? नहीं, काट दो। अगला देखो, अगला इधर वो ऑप्शन का अगला देखो, ए का 3 किसमें है? सी। राइट आंसर क्लियर है? देखो यहाँ पे लिखा है गंधार शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। मिलिंद पन्हो, मेनांडर, तक्षशिलालेख, तक्षशिलालेख, पतिक। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध मूर्ति है। देखो, अफगानिस्तान में एक बड़ा फेमस मूर्ति हुआ है जिसका नाम है बामियान। क्या नाम है? बामियान। ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। और अफगानिस्तान का जो तालिबान लोग था ना, उन लोग महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ दिया था। 2019 की घटना है शायद। तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान की बामियान प्रसिद्ध मूर्तियां। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को जो है नष्ट करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि जो कला शैली का भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रित है उसके क्या कहा जाता है? तो जो भारत और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है ना, उसको कहा जाता है गंधार शैली। क्या कहा जाता है? गंधार शैली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली के साथ ग्रीको रोमन, ईरानी और मध्य एशियाई प्रभावों का भी समन्वय गंधार शैली। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय जो है बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध यानी ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, कि आज का कोरम 50 क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा। 50 मिनट 50 क्वेश्चन। गंधार शैली का एक संश्लेषण है। गंधार शैली का संश्लेषण है मतलब गंधार शैली जो है ये किसका मूल रूप है? किसका मूल रूप है? अभी देखें भारत और यूनान का ना, भारत और यूनान का, भारत और यूनानी कला का संश्लेषण है गंधार शैली। क्लियर है? चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।